आचार्य जी, मैंने सुना है कि 20 साल पहले आपने अपने आईआईएम अहमदाबाद एमबीए के जस्ट बाद एक एक्सेल शीट बनाई थी। उस शीट में शायद कुछ आपकी प्लानिंग थी कि आप कितनी जल्दी अपने लोन सेटल करके फ्री होना चाहते थे। उसका शीट का नाम था फ्री मैन इन मार्च, जर्नी टू अ फ्री मैन नहीं था। मुझे यहाँ पर हरंतों और भगोड़ों की फौज नहीं बनानी है। न मैं कभी मजबूरी का रोना रोता, न मुझे मजबूर लोग अच्छे लगते हैं। आप लोग मेरे पास आते हो, बोल देते हो कि हमारे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, हम तो 500 रुपया भी नहीं दे सकते, अरे 1000 रुपए, ये इस तरह की बातें करते हो। क्यों हम ऐसी जिंदगी जी रहे हैं कि हमारे पास 500-1000 रुपए भी नहीं है? और ये सवाल कोई आध्यात्मिक गुरु आपसे नहीं पूछता। और मुझसे अगर प्रेम है या कोई नाता है, इज्जत है, तो मेरी अभी स्थिति क्या है वो समझो। एक तो यही बहुत अच्छा है सामने, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बहुत अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। जीवन के पथ के राही को क्षण भर भी विश्राम नहीं है, कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, मैंने सुना है कि 20 साल पहले आपने अपने आईआईएम अहमदाबाद एमबीए के जस्ट बाद एक एक्सेल शीट बनाई थी, शायद जर्नी टू अ फ्री मैन के नाम से। उस शीट में शायद कुछ आपकी प्लानिंग थी कि आप कितनी जल्दी अपने लोन सेटल करके फ्री होना चाहते थे। तो मतलब आप तो स्पिरिचुअल इंसान हैं, तो स्पिरिचुअल जर्नी में फाइनेंशियल प्लानिंग और दुनियादारी के कैलकुलेशंस का क्या रोल होता है। उसका शीट का नाम था फ्री मैन इन मार्च, जर्नी टू अ फ्री मैन नहीं था। बहुत पुरानी एक्सेल थी, वो सेव करके अभी भी रखी हुई है। मेरी वो शीट बनी हुई थी कि मुझे कितनी जल्दी किस तरीके से अपना कर्जा पटाना है। आप लोग क्या सोचते हो, हर चीज का जवाब बस ये है? अपने माही टटोल। वो शीट बनी हुई थी फ्री मैन इन मार्च, क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ना चाहता था। तो उसमें मैं अपने एक छोटे से छोटे खर्चे का हिसाब रखता था कि एजुकेशन लोन था और कुछ मैंने कर्जे ले रखे थे, वो मुझे सब खत्म करने था जल्दी से जल्दी। अब वो मैंने जल्दी नहीं खत्म किए होते तो ये संस्था नहीं बनी होती आपकी। आपको मालूम है लोगों के एजुकेशन लोन 20-20 साल चलते हैं, हाउस लोन की तरह आजकल। वो हमने सब 2.5-3 साल में निपटा दिया। छवि बनाई है आप लोगों ने, सुनिए, आप लोगों ने छवि बना ली है अध्यात्म की, कि अध्यात्म का तो मतलब होता है एक बंद कमरा, एक सुनसान जगह और एक ऐसा आदमी जिसे दुनियादारी की कोई तमीज नहीं है, जिसको कह दो कि जाओ दुनिया में कुछ करके दिखाओ तो उसकी टांगें कांपने लगती हैं, या वो बोल देता है कि नहीं नहीं नहीं, हमें तो कोई जरूरत नहीं है, हमारी कोई रुचि नहीं है। आप मेरी शीट के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं दुनिया में भी बहुत सारे तरीकों से अग्रणी रहा हूं, विजेता रहा हूं। और मैं यहां बस किन्हीं प्रवेश परीक्षाओं की बात नहीं कर रहा हूं। बैंक से लोन लिया तो जितनी अवधि का लोन था उससे बहुत पहले मैंने उसे चुका दिया। आपने कभी बाइक में 10 रुपए का पेट्रोल डलाया है? कुछ महीनों का एक अंतराल था जब मैं 10 रुपए, और ये तब है जब मेरे पास एक अच्छी कॉर्पोरेट जॉब थी आईएम के बाद। मैं एक एक रुपया रोक रहा था कि मैं मेरे कुछ दोस्तों ने एक स्टार्टअप शुरू करी थी। मैं दिन में जीई में काम करता था, जनरल इलेक्ट्रिक, और 6-7 बजे वहां से फ्री होकर के मैं चला जाता था और वो जो स्टार्टअप थी मैं उसमें काम करता था, और वो काम चलता था रात में 1 बजे तक, 2 बजे तक। उसके लिए मैं दिल्ली जाता था।
जॉब मेरी गुड़गांव में थी, बाइक से जाता था और वहाँ से काम खत्म करके रात में 2 बजे मैं वापस गुड़गांव आता था और बिना जूते उतारे मैं लेट जाता था। जूते, छोटी सी मेरी एक, आप चारपाई बोल लीजिए, वो थी, उसमें जूते बाहर लटक रहे होते थे, पाँव ऐसे। मैं वैसे ही उठता था, ऑफिस चला जाता था। ऑफिस सुशांत लोक में मेरा फ्लैट था, वहाँ से मुश्किल से 10 मिनट की दूरी पे था, वहाँ चला जाता था। 1 घंटे का लंच ब्रेक होता था, उसमें वापस आ जाता था, आधे घंटे फिर नींद पूरी कर लेता था, फिर वापस चला जाता था। 5-6 घंटे की नींद रात में, आधे घंटे की बीच में दोपहर में। वीकेंड पर काम ना करना पड़े इसीलिए वीकडे पर ही मैं और ज़्यादा काम करके निपटा देता था। उसमें एक और मेरा स्वार्थ रहता था, अगर 8-9 बजे तक काम करके निपटा दो तो 8 बजे वहाँ नीचे कैंटीन में खाना मिलना शुरू हो जाता था, वहीं खाना भी खा लेता था। वो खाना मुफ्त होता था। वहाँ से बाइक उठा करके दिल्ली, वहाँ काम किया, वहाँ से फिर वापस। और वीकेंड्स पर क्या करता था, सैटरडे संडे, ये तो वीकडेज की बात हो गई, तो वो जिसको आप लोगों ने HIDP के रूप में जाना, मैं जा करके उसके ट्रायल्स और टेस्टिंग करता था, कॉलेजेस में पढ़ाता था। और पूरे हफ्ते का कोर्स चूंकि मैं 2 ही दिन में पढ़ाता था, तो एक दिन में 6 घंटे 8 घंटे पढ़ाया करता था। ये था फ्री मैन इन मार्च। फ्री मैन इन अ पर्टिकुलर ईयर भी नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि फ्री मैन इन 2006 और 7। महीना पकड़ा था कि इस महीने में मुझे अपने आप को आज़ाद कर देना है। और कैसे आज़ाद कर देना है? बंधन दुनिया से ही जुड़ने से बने हैं ना। दुनिया में गया था एजुकेशन लेने के लिए, तो चढ़ गया भारी एजुकेशन लोन। तो दुनिया से फिर कैसे निपटना है, इसकी तमीज होनी चाहिए। अब नहीं लगता है, पर मेरे समय में जो लोग थोड़े पुराने होंगे वो जानते होंगे, गैस का सिलेंडर भी लग जाता था कारों में, सस्ता पड़ता था। मैंने वो भी करा है। अरे माने सिलेंडर लगाने की एजेंसी नहीं खोली थी, कल को कुछ भी छाप दो कहीं, क्या पता। क्योंकि ये दुनिया कैसी है उससे निपटना है मुझे। कौन सी आंतरिक मुक्ति होगी अगर बाहर मैं खुद ही बंधन पाल करके बैठा हुआ हूं। अब मुझे बंधन सिर्फ काटने नहीं थे, जल्दी काटने थे। बहुत अच्छी सैलरी मिल रही थी, पर वो सैलरी इसलिए नहीं थी कि मैं उसको भोग लूं। वो सैलरी इसलिए होती थी कि वो आती थी तो उसमें से थोड़े से पैसे बस छोड़ के बाकी सब मैं बैंक को दे आता था कि लोन जल्दी खत्म करो, मुझे कुछ और करना है, मुझे नहीं यहाँ कॉर्पोरेट में रहना, और मुझे दुनिया को जानना था। तो जितने अलग तरीके के अनुभव हो सकते थे लिए, इसलिए भी कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी जाने में एक हाइक मिलती है, वो भी तो था ही। और दूसरा ये कि मुझे कंसल्टिंग में जाना था। कंसल्टिंग में जाके 1 साल में 4 अलग अलग इंडस्ट्रीज को जान लिया मैंने कहा जानो और मुक्त हो जाओ। पता चल गया यहाँ मामला क्या है, खेल कैसे चलता है। जिस खेल का पता नहीं हो उस खेल में हारोगे कि नहीं हारोगे, जानना जरूरी होता है। दुनिया में विजयी होना सीखो। मुझे यहां पर हरंतों और भगोड़ों की फौज नहीं बनानी है। न मैं भागा हूं, न मैं हारा हूं, न मुझे भागते हुए और हारते हुए लोग अच्छे लगते हैं। न मैं कभी मजबूरी का रोना रोता, न मुझे मजबूर लोग अच्छे लगते हैं। आप लोग मेरे पास आते हो
बोल देते हो कि हमारे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, हम तो 500 रुपया भी नहीं दे सकते, अरे 1000 रुपये, ये इस तरह की बातें करते हो। मेरे सामने ऐसी बात करोगे, मैं 1 मिनट में कह दूंगा इनको निशुल्क ले लो। पर जितनी बार मैं ये बात सुनता हूं, आपके लिए मेरे मुंह का स्वाद कसैला हो जाता है। क्यों हम ऐसी जिंदगी जी रहे हैं कि हमारे पास 500 1000 रुपए भी नहीं है, वो भी दुनिया के सबसे ऊंचे काम के लिए? क्यों ऐसी जिंदगी? मैं नहीं कह रहा हूं कि उस व्यक्ति झूठ बोल रहा है कि वो आर्थिक दृष्टि से मजबूर है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि वो सचमुच मजबूर हो, उसके पास सचमुच पैसे ना हो। मेरा सवाल ये है, तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं है? और ये सवाल कोई आध्यात्मिक गुरु आपसे नहीं पूछता, पर मैं पूछ रहा हूं क्योंकि जिंदगी का बहुत जरूरी सवाल है। तुम ऐसे क्यों हो कि तुम्हारे पास ऊंची से ऊंची चीज के लिए भी धनाभाव है? क्यों नहीं कमाना जानते? और ठीक है, करोड़पति बनना एक अलग बात होती है, पर आज जैसी दुनिया है और जैसी अर्थव्यवस्था है, उसमें एक सम्मानजनक कमाई करना भी अगर तुम्हें मुश्किल हो रहा है, तो तुम्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए ना। मैं अपने हाथों से प्रतिदिन, हमारे यहाँ पर एक इनबॉक्स है, उसमें मेल आती हैं रोज, कभी 2, कभी 5, कभी और ज्यादा। यहाँ ये राघव बैठा हुआ है, मैं इसको खुद ही भेज देता हूँ कि राघव अप्रूव, राघव कर दो। लोग इतना इतना बड़ा निबंध लिख करके भेजते हैं अपनी मजबूरियों का कि हमारा ऐसा है। मैं पूरा पढ़ता भी नहीं, मैं कहता हूँ कि अगर ये वाकई लिख रहे हैं इतना, तो तुम इनको सब निशुल्क दे दो, निशुल्क, दो निशुल्क। लेकिन मैं जितना पढ़ता हूँ उतना कोई मेरे मन में पुलक थोड़ी ही उठती है। कोई लाख रुपए महीने की बात होती और आप अपनी असमर्थता बताते तो समझ में आती बात। एक बहुत छोटी सी राशि भी आपके पास नहीं है जीवन का उच्चतम ज्ञान पाने के लिए, तो फिर आपको पूछना पड़ेगा कि आप जगत को लेकर के इतने असमर्थ क्यों हो? दुनिया से लड़ने का जज्बा क्यों नहीं है आप में? कमाना भी एक युद्ध होता है, और कमाने का मतलब जरूरी नहीं है कि लालच या भोग हो। अभी बताया मैंने कि मैं कमाता था, और उस समय पर, आज से 22-24 साल पहले, अगर 60,000 मेरे हाथ में आता था तो 55,000 जाके बैंक को दे आता था। कमाने का मतलब जरूरी नहीं होता कि भोग है, पर कमाने में एक पुरुषार्थ होता है, कर्मठता होती है। और जो बात कमाने पर लागू होती है कि संघर्ष, वही बात दुनिया के हर युद्ध में लागू होती है। तो दिनकर जी का बड़ा अच्छा है कि भाव कुछ ऐसा है कि तप और रण, ये दोनों सूरमाओं के ही काम होते हैं। और जो तामसिक व्यक्ति होता है, क्लीव, वो न तप कर सकता है और न रण कर सकता है। कुछ ऐसे ही शुरू होता है कि तप और रण होते ये दोनों सूरमाओं के ही काम। और आगे की कुछ पंक्ति है, भी याद नहीं आ रही। खेल सारा बेटा पैसे का है। एक मजेदार बात बताऊं, पैसा कहां तक जाता है? बड़े जो अखबार भी हैं जिन्होंने मान लो मुझे लेकर के कोई अपमानजनक बात छाप दी है, वो खुद अपनी ओर से फोन करके कह रहे हैं कि थोड़ा इतना पैसा दे दीजिए तो ये डिलीट कर देंगे और ये लिंक हटा देंगे। सब पैसे के लिए ही किया जाता है। जो लोग मेरे खिलाफ भी ये सब करते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि उनकी आस्था पर प्रहार हो रहा है? नहीं, उनकी आस्था पर नहीं, उनके पेट पर प्रहार हो रहा है, उनके लालच पर प्रहार हो रहा है। ये वही लोग हैं जो अंधविश्वास की दुकान चलाते हैं, उन्हीं दुकानों से अपनी पत्नियों के लिए गहने लेके आते हैं। ये मुझ पे प्रहार न करे तो इनके बच्चों की फीस नहीं जाएगी और बीवी को साड़ी नहीं आएगी, इनकी ये हालत है।
दुनिया को समझना सीखो। आस्था युद्ध नहीं है, अर्थ युद्ध है। दो देशों में लड़ाई हो, उनमें से जो ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, 99% संभावना है वही देश जीतेगा। दो देशों में लड़ाई हो रही हो, जानना चाहते हो कौन सा देश जीतेगा, बस ये देख लो कि जीडीपी किसका ज्यादा है। ज्यादा बड़ी जो इकोनॉमी होगी वही देश जीतेगा। और इकोनॉमी ऐसे ही नहीं बड़ी हो जाती है। गलत मत समझ लेना। मैं दुनिया के रंग में रंग जाने को नहीं कह रहा हूं। मैं दुनिया की दौड़ में फंस जाने को नहीं कह रहा हूं। मैं दुनिया की चक्की में पिसने को नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर तुम्हारा बंधन ही आर्थिक है तो उसकी काट भी तो आर्थिक ही रखनी पड़ेगी ना। और आर्थिक काट दो तरह से रखी जाती है, एक तो जो फालतू के खर्चे हों वो बंद कर दो, और दूसरा ये कि आमदनी बढ़ा लो। एक तो यही बहुत अच्छा है सामने, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बहुत अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। जीवन के पथ के राही को क्षण भर भी विश्राम नहीं है, कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है। ये पूरा ही बहुत सुंदर है। दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक तम से नहीं लड़ेगा, दिनकर नहीं प्रभा बांटेगा जब तक स्वयं नहीं धधकेगा। दुनियादारी सीखो, दुनिया में जीतना सीखो। आपको ही जिताने के लिए मैंने ये सारा खेल रचा है। मेरी आंखों के सामने ही हारोगे और रोज हारोगे तो मुझे कैसा लगेगा। मैंने कहा था फ्री मैन इन मार्च। फ्री होके मुझे क्या करना था, मैं तो फ्री हो गया। मैं फ्री इसीलिए होना चाहता था ताकि आपको फ्री कर सकूं। अब आप अनफ्री रहे रहे आचार्य जी आप मेरी जान हो। कुछ नहीं है उसमें। अभी बोल दिया है तो कितनी बद्दुआएं आ रही होंगी। हम्म। क्या करूं, मेरा तो इतिहास ही रहा है दिलों को तोड़ने का। हर दिशा से आरोप ही यही रहा है कि ये बंदा किसी के प्यार की कीमत नहीं करता। मुझे मत बताओ कि मैं अच्छा हूं इसलिए तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम अच्छे हो जाओ। मुझे मत बताओ कि मैं प्यार के काबिल हूं। आप अपनी पूरी काबिलियत पालो। हम्म। आपकी जीत में ही मेरा गौरव है। जाइए, संघर्ष करिए। जहां भी हैं आप, जिन भी बंधनों में उलझे हुए हैं उनको तोड़िए, जूझिए। गलत शहर में फंसे हैं तो शहर छोड़िए। गलत नौकरी में हैं तो नौकरी छोड़िए। गलत मान्यताओं में हैं तो मान्यता छोड़िए। दुकान चलाते हैं, आमदनी नहीं हो रही है तो और जूझ कर मेहनत करिए। गलत खर्चे पाल रखे हैं तो गलत खर्चे छोड़िए। ये थोड़े ही है कि आचार्य जी हमने बैठ करके आपका सत्र सुन लिया। सत्र सत्र के लिए नहीं है, सत्र जिंदगी के लिए है। जिंदगी बदलनी चाहिए। मैं जिंदगी में आपको जूझते हुए और जीतते हुए देखना चाहता हूं।
और जो लोग मेरे पास गीता के लिए आए हैं बस और जिंदगी के लिए नहीं आए, उनको जिंदगी तो नहीं ही मिलेगी, उनको गीता भी नहीं मिलेगी। एक बहुत बहुत बड़ा वर्ग है इस गीता कम्युनिटी पर जो कहता है नहीं, हम तो बस यहां पर एक एकेडमिक एक्सरसाइज करने आए हैं। एकेडमिक एक्सरसाइज क्या है कि गीता एक टेक्स्ट बुक है, एक टेक्स्ट है, और हमें उसका इंटरप्रिटेशन इनसे समझना है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग तरीके का रोचक और शायद गहरा अर्थ दे देते हैं, तो वो सुनने आए हैं। जिंदगी वगैरह से हमें कोई मतलब नहीं। इन लोगों को मैं कहे देता हूं, जिंदगी तो तुम्हें वैसे भी बदलनी नहीं है। तुम यहां गीता के लिए आए हो, तुम्हें गीता भी नहीं मिलेगी, ना जिंदगी मिलेगी, ना गीता मिलेगी। गीता भी सिर्फ उनको मिलेगी जो जिंदगी से जूझने को तैयार हो गीता की रोशनी में। मैं कोई संस्कृत साहित्य का शिक्षक हूं क्या, या हिंदी लिटरेचर का, कि तुमको यहां बैठ करके संदर्भ प्रसंग भावार्थ बता रहा हूं एक एक पंक्ति का। जान लगा करके प्रयास करो, उसके बाद परिणाम जो भी आता है उसको जीत मानो। पर बंदा जुझारू चाहिए। मैं छोटा था तभी से ना टीवी पर कोई भी मैच आ रहा होता था, मैं बहुत जानू भी ना, वहां पे मेरी कोई रुचि भी ना हो, लेकिन उसमें जो भी अंडरडॉग होता था मैं उसके साथ हो जाता था। समझ में आ रही है बात? मान लो ग्रैंड स्लैम कोई है, विंबलडन है, ये सब आया करते थे, दूरदर्शन पर भी आते थे। अब सेमीफाइनल आ रहा है, ठीक है, और उसमें मैच चल रहा है माइकल चांग और बोरिस बेकर का। माइकल चांग का नाम ना सुना होगा आपने से बहुत लोगों ने, वो लड़का सा था। तो मैं बस ये देख लूं कि रैंक किसकी नीचे है, सीडिंग किसकी नीचे है, और जो नीचे वाला है मैं उसके साथ हूं। मेरे साथ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मजा तो तब आता है ना जब अंडरडॉग जीते। जो पहले से ही ऊपर बैठा हुआ है वो जीत रहा है, तो उसकी तरफदारी करके मुझे क्या मिलेगा? और मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि अपनी जिंदगी में भी जो मैंने लड़ाइयां लड़ी हैं सब की सब अंडरडॉग होके लड़ी हैं, और बहुत सारी जीती भी हैं। अंडरडॉग होके ये है कि अगर हार भी गए तो शर्म कैसी। और टॉप डॉग होके ये है कि अगर जीत भी गए तो फख्र कैसा। आप सब अंडरडॉग्स हो। कभी बिल्ली कुत्ते की लड़ाई देखी है? बिल्ली छोटी होती है, पर बिल्ली कुत्ते की लड़ाई देखना, इतने चांटे मारती है कुत्ते को, पट पट पट। वैसे छोटे हैं पर कूद कूद के मारेंगे। यानी पंचिंग अबव वंस वेट। मजा भी तभी आता है, और उसके लिए लाज की बात भी ज्यादा तब होती है जब वो छोटे से पिट जाता है। मैं किसी व्यक्ति को पीटने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जिंदगी की ही बात कर रहा हूं। जहां भी हो अपनी औकात से ज्यादा बड़ा पंगा लो। धन्यवाद आचार्य जी।